प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई के लिए मजीद सख्ती, डील न ढील। फौजी क़यादत ने पीटीआई की ख्वाहिश पर बातचीत से इनकार कर दिया। 9 में करने और करवाने वालों को सजा देना पड़ेगी। डीजी आईएसपीआर ने वाजे कर दिया। बानी पीटीआई के टेलीग्राफ मजमून के बाद फौजी तर्जुमान ने बातचीत के तमाम ऑप्शंस मुस्तरद कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग कितनी अहम, सख्त पैगामात किस किस इदारे के लिए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जजेस खत के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समात, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और अतर मिनल्ला आमने सामने आ गए। जो जज मुदाखलत देखकर कुछ नहीं कर सकता वो घर बैठ जाए, चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। हमने 76 साल झूठ बोला, अब हमें खौफ खत्म करके सच बोलना चाहिए। समात की एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई ने एक मरतबा फिर 9 में वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। रियासती दहशतगर्दी के जरिए बानी पीटीआई को अगवा किया गया। शुएब शाहीन ने एक मरतबा फिर सख्त बयान दे दिया। पीटीआई तर्जुमान ने डीजी आईएसपीआर के बयान, 2014 के धरने और पार्लियामेंट पर हमले की इंक्वायरी करने के बयान को कबूल कर लिया। क्या पीटीआई की आदत किसी मरहले पर रिलीफ हासिल कर पाएगी? ये तमाम तर मामलात हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कामरान यूसुफ साहब जी। हमारे साथ सीनियर दिफाई तजियाकार कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे खुसूसी तौर पर बात करेंगे, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा कामरान, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, घंटों पर मुहित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो काफ़ी डिटेल डिस्कशन और अपरेंटली इसमें बात होनी थी या ये थी सिक्योरिटी मामलात के ऊपर, लेकिन इसमें तकरीबन हर तरह की इसके इशू को कवर किया गया, उस पर मैसेजेस दिए गए। कैसे देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मजमूई तौर पर? देखें, एक तो जब से नए आर्मी चीफ, या अब तो नए तो नहीं रहे आर्मी चीफ, जब से आए हैं तो आमतौर पर जो आईएसपीआर का रोल हमने देखा है कि वो खास करके डीजी आईएसपीआर बड़े लो की रहते हैं और इन्होंने को बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं की। और जाहिर है कि इसकी जो टाइमिंग है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि बहुत सी ऐसी चीजें जो खास करके तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब हों, उनके आर्टिकल्स हों, जो उनकी तरफ से बातें आ रही थी, वो बहुत एक आप कह सकते हैं कि एक बैकलॉग मौजूद था। और फिर आपको पता है कि 2 रोज के बाद जो 9 मई की जो पहली एनिवर्सरी आ रही है, तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था। और आमतौर पर जब इस तरह की सेटिंग होती है, ऑब्वियसली मैं जब कवर करता हूं तो फिर उसमें जब बहुत से ऐसे इश्यूज जिसमें आमतौर पर अदरवाइज फौज बराह रास्त जवाब नहीं देती, तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मौका दिया जाता है सहाफियों को, ताकि फिर आर्मी अपना जो पर्सपेक्टिव है वो दे सके। तो आई थिंक इसमें मुख्तलिफ लोग उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक इंटरप्रिटेशन जो शायद ये है कि शायद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये शो करती है डेस्परेशन ऑन पार्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, कि शायद इमरान खान काबू में नहीं आ रहे हैं, जो बात उनसे मनवाना चाहते हैं उस में काबू नहीं आ रहे। बट आई थिंक आई लुक एट इट डिफरेंटली। आई थिंक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बॉडी लैंग्वेज देखें डीजीआईएसपीआर की, ओवरऑल जो भी बयानिया उन्होंने बनाया, क्लियरली आई थिंक जो एस्टेब्लिशमेंट की अप्रोच है टूवर्ड्स इमरान खान, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। आई थिंक क्लियर ये पहले भी था कि कोई रूम नहीं है, कोई ऐसी कंसेशन नजर नहीं आ रही। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आई थिंक क्लियरली बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि तहरीक इंसाफ जो मर्जी कहती रहे, उनकी तरफ से जो सख्त बयान आते रहें, लेकिन एट द मोमेंट ऐसा नहीं लग रहा कि एस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरह से उनको डील या ढील देने की पोजीशन में है। तो क्लियरली दूसरी साइड से भी हमने देखा कि पीटीआई का भी जवाब आ गया है। तो काफी जो आप कह सकते हैं कि मामलात आप सीरियस लग रहे हैं। एंड अल्टीमेटली आई बिलीव इसका जो बेनिफिशरी है वो जो करंट गवर्नमेंट है, बाकी जमातें हैं, वो हैं, क्योंकि जितना लड़ाई बढ़ेगी एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान, उतना जो है जो करंट बाकी लॉट है माइनस पीटीआई, वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिस्पेंसिबल होते जाएंगे। अच्छा कामरान, ये तो आपने बात की कि जो पीटीआई के लिए इस मैसेज मौजूद था, सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यही हो रही थी डील, और इस चीज़ को लेके काफ़ी जो थी वो स्पेकुलेशंस थी, बातचीत हो रही थी, वो एक तरह से बिल्कुल डिफ्यूज़ हो गया। सो एक तो इस पर बात करेंगे कि बानी पीटीआई के पास अब ऑप्शंस क्या है, लेकिन उससे पहले बताएं कि ये मैसेजेस सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या बाकी इदारों के लिए भी मैसेजिंग थी? देखिए, प्राइमरीली तो मैसेज जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए था, क्योंकि वाज़े तौर पर अगर इससे पहले ठके चुके अल्फाज में कोई फौज की तरफ से, या वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फेमस और इनफेमस जिसमें डीजीआईएसआई भी सामने आए थे, उसके बाद से पहली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस तरह से जिसमें खुलकर
जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग तहरीक इंसाफ, और उसमें आई थिंक जो सबसे बड़ी हाईलाइट है, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं कि ठीक है जो May 9 को इंसिडेंट हुआ, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया, वो नहीं होना चाहिए था। और जो हम जैसे क्रिटिक्स हैं वो यही समझते हैं कि अगर जब 2014 का धरना हुआ था, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, ETV के ऊपर हमला किया गया, बीच चौराहे में हमने देखा कि पुलिस वालों के सर फाड़े गए, उस वक्त जो जाहिर है, लेकिन उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा अपेरेंटली तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा था। तो ये बात यही की जाती थी कि अगर जो इंसाफ की हम बात करते हैं और रियासती इदारों को निशाना बनाने की बात करते हैं, अगर उस वक्त उन तमाम किरदारों को, जिन लोगों ने वो सारा सब कुछ किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती तो शायद 9 मई ना होता। सो टू माई सरप्राइज उससे अग्री किया जो DG ISPR हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वैसे तो जुडिशल कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुडिशल कमीशन तो तब बनाया जाता है कि जब किसी इशू में इबाम हो। यहाँ पे तो कोई इबाम नहीं है। और जो इंटरेस्टिंगली जो बात की कि जुडिशल कमीशन बनाए, तो फिर 2014 का जो धरना था उसके पीछे कौन मुलविस था, उसका क्या पर्पस था, उसकी भी तहकीकात करवाएं। पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ उसका भी तहकीकात करवाएं। PTV के ऊपर जो हमला हुआ उसकी भी तहकीकात करवाएं। तो क्लियरली इसका मतलब है, क्योंकि ये आई थिंक इट्स एन ओपन सीक्रेट जो लोग फॉलो करते रहे हैं, कि 2014 को जो धरना था, अगर पूरी एस्टेब्लिशमेंट ना सही तो एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा, कम से कम 4-5 जर्नैल जो थे, वो कहा यह जाता है कि वो उस वक्त धरने को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि फौज की जो मौजूदा क़यादत है, दे आर विलिंग इवन कि अगर उनके अपने लोगों के भी नाम आते हैं तो आए, ताकि पता चले कि ये तहरीक इंसाफ यहाँ तक आज कैसे पहुंची। ये कमरान, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी आपने अहम बात की आखिर पे, बल्कि यहीं से मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, आपने पहले उसका जवाब दे दिया कि अगर इस पे 2014 पे जाते हैं तो उस वक्त के जो आपको याद होगा DG ISI थे, उनका नाम ज़हीरुल इस्लाम साहब, उनका बड़ा एक्टिव रोल आया, जिनके बाद में नाम भी है, बल्कि एक प्रॉपर्टी, एक टैकून थे। उन्होंने बाद में ये बात भी सामने आई कि उनको भेजा गया था कि नवाज शरीफ साहब के पास जाएं और उनसे इस्तीफ़ा लें, और वो इस्तीफ़ा लेने गए भी थे शायद उनके पास, और उन्होंने ये कहा जाता है ज़हीरुल इस्लाम साहब ने भेजा था, फिर वहाँ से पैसे आ रहे थे, खाना पीना, सारे अरेंजमेंट जो हैं वो तो सबको नोन है। बल्कि आपको याद होगा तो उस वक्त आर्मी चीफ जो थे जनरल रहील साहब जो हैं, तो उन्होंने तो बुलाया था इनको, ये हो गया खान साहब हो गए और तहरुल कादरी साहब हैं, इनको बुलाया गया था। सो उस वक्त की मिलिट्री क्या था, जैसे आप कह रहे हैं, वो तो एक्टिवली इन चीज़ों को देख भी रही थी, उन पर इल्ज़ामात भी लग रहे थे। तो क्या उसके लिए राज़ी हो जाएंगे कमीशन में ये नाम आते हैं, या जैसे अभी हमने कमीशन फैज़ाबाद वाला देखा है, एक उस पर चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि नीदर हेयर नॉट देयर, तो उसी तरह का कमीशन बनेगा, या आर्मी तैयार हो जाएगी कि ठीक है जो हमारे फार्मर बॉसेस अगर उनका कोई नाम आता है कि वो खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे धरने को, तो उस पर क्या एक्शन मतलब पॉसिबली आपका ख्याल हो सकता है? देखें, DG ISPR का खुद ये कहना है, अगर तो या तो उनसे सवाल करता तो और बात थी, वो खुद ये कह रहे हैं कि अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर 2014 में जो धरना हुआ उसमें जो किरदार थे, जो भी हैं, उसके बारे में बात होनी चाहिए। और इसमें तो आई एम श्योर कि ये बात हमें अगर पता है तो ये DG ISPR को भी पता है कि 2014 में जो धरना हुआ था उसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, वो हमारे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे। और उस वक्त जो बुनियादी जो डिफरेंस था, आई थिंक जो मुझे भी और आप भी ज़रा फॉलो करते रहे हैं, उस वक्त मैं भी फॉलो कर रहा था, जब ये धरना, एक तो वजह ये थी कि जब 2013 के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ आए, प्राइम मिनिस्टर बने, फिर राहील शरीफ को जब आर्मी चीफ लगाया, देखें हमारे यहाँ क्योंकि जब उनको लगाया गया तो उनके जो साथ के जर्नैल थे, जो उनका उतना उनकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो वो खुश नहीं थे। जो चॉइस थी नवाज शरीफ की, उनको लगता था कि राहील शरीफ जो हैं वो इतने को केपेबल और कॉम्पिटेंट नहीं है, वो अपने भाई की वजह से शायद लेफ्टिनेंट जनरल तो बन के उनको आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए था। तो कम अज कम वो 4-5 जर्नैल जिनका जिक्र होता है, जिसमें एक ज़हीरुल इस्लाम का भी नाम आता है, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो उस धरना करवा के वो अंडरमाइन करना चाहते थे गवर्नमेंट को भी और राहील शरीफ साहब को भी। लेकिन राहील शरीफ साहब ने, वो आपको पता है अल्टीमेटली डिसीजन तो आर्मी चीफ का होता है, तो उन्होंने एक्चुअली इनकार कर दिया था। वो कहते हैं इसीलिए वो जो धरना था वो फिजल आउट हो गया। ये खबर आई थी कि राहील शरीफ साहब को कहा गया था तो उन्होंने इनकार किया था, उन्होंने इनकार कर दिया था। और ये भी बात भी चली थी कि जो उनको कुछ जनरलों ने कहा था जी आप ना छुट्टी पे चले जाएं, अगर आप ये एक्शन नहीं ले सकते तो आप एक्स पाकिस्तान की लीव पे चले जाएं, हम संभाल लेंगे। अच्छा, यहाँ तक कहा गया? ये मेरे लिए नई बात है। अच्छा, नहीं, ये बात भी हुई थी कि ये कहते थे कि वो जो उनको किसी मीटिंग में कहा गया था कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप छुट्टी पे चले जाएं, तो हम बाकी संभाल लेंगे। तो आई थिंक ये जो इंटरनल जो चीजें हैं, आई एम श्योर कि फिर जो DG ISPR ने बात की है, कुछ चीजों के बारे में आगाह होंगे और शायद वो एक्सपोज करना चाहते हैं एक लिहाज से, क्योंकि जो करंट लीडरशिप है वो तो ये कहेगी ना कि हमारा तो कोई बैगेज नहीं है, हमारा लेना देना नहीं है। वो ये भी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि जो आज ये एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगाते हैं
बेसिकली अगर आप इन बिटवीन मैसेज DGISPR का देखें तो वो कह यही रहे हैं कि आप भी तो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, आप यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं, ताकि वो भी आपका पता चल जाए कि आप मतलब है माजी आपका किस तरह का। ये कामरान, ये तो बड़ा एक तरह का बड़ा इंटरेस्टिंग एक मूव है। तो ये भी एस्टेब्लिशमेंट दिखाना चाह रही है कि जनाब कि हमारे अपने ये माजी में जो हमारे कमांडर्स रहे हैं, मतलब जनरल शुजा पाशा साहब हूँ, ज़हीर इस्लाम साहब हूँ, जनरल फैज़ साहब हूँ, या जनरल बाजवा साहब हो गए, ये एक्टिवली जिन लोगों ने ज़्यादा एक्टिवली किया, राहील साहब का उस तरह का एक्टिवली नज़र नहीं आता, ठीक है उनके दौर में हो रहा था, फेयर इनफ। तो वो उनको भी समझ रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं कि आपका किया धरा है और आज हमें भुगतना पड़ रहा है कि आप लोगों ने न प्रमोट किया, प्रोटेक्ट किया, धरने कराए, आप लोगों ने एक खान साहब को एक लार्जर देन लाइफ बनाया, लोगों में पॉपुलर कराया। बल्कि आपको याद होगा चौधरी परवेज इलाही साहब ने इंटरव्यू में कहा था कि जनाब जनरल पाशा जो हैं, हमारे बंदे जो हैं वो उधर उसमें ये शामिल करा रहे थे PTI ने, और हमने जनरल कियानी को शिकायत की तो उन्होंने कहा जनाब कि मैं कह देता हूँ इनको जनरल शुजा पाशा साहब को। और कहते हैं जब मैं मिला उनसे जाकर, और चौधरी शुजात भी थे, तो उन्होंने उल्टा कहा जी मैं आपके खान साहब से मुलाकात कराता हूँ, आप उनसे बातचीत कर लें। तो हमने कहा देखे ना पकड़े गए कि आप लोग जो हैं खान साहब की पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि हमारी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो ऑफ कोर्स एक टाइट कार्नर में खान साहब की वजह से, अब अपने कमांडर्स का भी कंडक्ट देखने को तैयार है कि माजी में उन्होंने कैसे खान साहब को प्रमोट किया, तैयार किया और यहाँ तक लेकर आए। बिल्कुल, आई थिंक उसमें अगर आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें, एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अगर ये इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे एक जमात को, एक टोले को अलाउ किया गया कि वो कानून अपने हाथ में ले विद इम्प्यूनिटी, रियासती इदारों को निशाना बनाया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसी की वजह से फिर ये 9th में हुआ। तो इसका मतलब है कि जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है उनकी थिंकिंग जो है वो डिफरेंट है, और इट मीन्स कि अगर तहकीकात होती हैं और अगर उनके एक्स बॉसेस भी इम्प्लीकेट होते हैं तो कम वक्त में बेशक होते रहें। कम अज कम जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे तो DGISPR की यही लगा कि वो सपोर्ट कर रहे हैं उस व्यू को कि देखें, एक आपने जमात को माजी में जिनका भी ये फैसला था, जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, और फिर आपको वो कहते हैं ना कि बिल्कुल एक फ्री हैंड दे दिया इनको, और उस फ्री हैंड की वजह से, क्योंकि ये बात भी तो देखें बहुत से लोग ये जानते हैं, और मैं जो 9th मई को किस तरह से देखता हूँ, मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि 9th मई तो बेसिकली आप कहते हैं ना जो फसल काटने का दिन था, कि उसमें जो बीज हमने बोया था आज से 12-13 साल पहले, और ये उम्मीद लगा के बैठे कि दरख्त जो है वो ये तनावर दरख्त बनेगा, ये इसमें फलदार होगा, खुद भी खाएंगे, बाकी लोगों को भी खिलाएंगे, लेकिन जो आपने उसमें वो बीज, उसके ब्रेन में ये चीज जो आपने उस वक्त ठोकी कि आप जो मर्जी करें अपने हक के लिए या वटेवर, करप्शन के खिलाफ जिहाद के लिए पार्लियामेंट पे भी अटैक करेंगे, PTV पे भी हमला करेंगे, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो फिर नेचुरली जब उनका जो लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई तो वही टैक्टिक उन्होंने फिर वहां पे एम्प्लॉय की, तो सारी चीजें वहां से खराब हुई हैं। और नेचुरली मतलब ये है कि ये हमारी आज की एस्टेब्लिशमेंट ये बड़े ऑन रिकॉर्ड कह रही है कि माजी में ये पॉलिटिक्स में इंटरवेंशंस भी होती रही हैं, फेवरेट भी रहे हैं, उनको सपोर्ट भी किया जाता रहा है, उनको वसाइल भी दिए जाते रहे, हुकूमतों के खिलाफ यूज़ भी किया जाता रहा है। सो एक एस्टेब्लिशमेंट पे अभी भी उन पे एतराज़ात होते हैं सम टाइम के, वो अभी भी उस पर उनकी इंटरफेरेंस नज़र आती है। मौलाना फजल रहमान साहब आज कह रहे थे कि जनाब मुझे भी कहा गया, जनाब की रिसेंट बात कह रहे थे। सो एस्टेब्लिशमेंट कभी कहती है, आपको याद होगा उन्होंने कहा था, जनाब बाजवा साहब अपनी आखिरी तकरीर में कह रहे थे जनाब कि हमने बड़ा ये सोच समझ के फैसला किया है, या शायद मेरा ख्याल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो बाजवा साहब के दौर में DGI ने और DGISPR ने, कि अगले 20 साल तक पॉलिटिक्स में हमारी फौज आर्मी का कोई वो नहीं बनेगा। तो फिर हमने देखा दोबारा चीज़ें वैसे कि वैसे शुरू हो गई। सो एस्टेब्लिशमेंट जो चेंजेस करती रहती है अपनी, मतलब स्ट्रेटजी उनकी चेंज होती रहती है, कमांडर चेंज होता रहता है, लेकिन ये इंटरफेरेंस तो रहती है वन वे द अदर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक जनरल बाजवा ने जो अपना फेयरवेल उनका खिताब था उसमें उन्होंने बिल्कुल कहा था, उन्होंने बल्कि पब्लिकली एडमिट किया कि यस जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किरदार अदा करती रही है सियासत के अंदर, लेकिन कम ऑन वर्ड जो है वो अपना किरदार अदा नहीं करेगी। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पे कायम है कि उसके बाद भी आई थिंक टैक्टिक्स बदलती रहती हैं, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस जो है वो मौजूद है। लेकिन उसका शायद काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि मसलन जो लोग समझते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को खड़ा किया इमरान खान ने, तो वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को खड़ा करके इतना लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बना दिया, तो अब तो किसी दूसरी सियासी जमात के पास की बात ही नहीं है। भाई आप ही फिर कंट्रोल करें, आप ही इनको लेके आए तो आप ही कंट्रोल करें। अब उनको कंट्रोल करने के लिए फिर एस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल सम और दी अदर वो प्ले करना पड़ रहा है। तो ये अजीब। कामरान बताएं कि ये जो अभी आपको लगता नहीं है कि अब लेट हो चुका है खान साहब को कंट्रोल करना या उनकी पार्टी को मैनेज करना, या उनको अपने तई इस तरह की गुफ्तगू से उनको स्केयर करना, या
वो मतलब समझते होंगे शायद ये डर कर पीछे हट जाएंगे। उसकी 2-3 मेरा ख्याल है जो रीजंस हैं कि शायद ऐसा ना हो। एक तो यह है कि इस वक्त वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, ये पीटीआई के लोग मौजूद हैं। मतलब इलेक्शन से पहले एक और एक फेज़ थी, अब इलेक्शन के बाद एक और है कि उनके पास एक मैंडेट है, लोग हैं, हुकूमतें हैं, एक पावर उन्हें फील होती है फॉर राइट रीजंस। तो अब तो वो मेरा ख्याल है जो उन्होंने करने थे फैसले, ये 9 मई वाले सजाएं देनी थी, टू मी नो इट्स टू लेट। अब वो शायद वो ना कर सकें, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद मुझे तो नहीं लगता कि वो पीटीआई को डरा सकेंगे या पीटीआई पीछे जाएगी, बल्कि वो पार्लियामेंट का फोरम को, सेनेट और कौमी असम्बली में वो बड़ा इफेक्टिवली यूज़ करेगी। और आज मेरा ख्याल है किया भी है उन्होंने, जवाबन जो उन्होंने बातें की हैं, तो उससे लग रहा है कि वो ये मैच लड़ने को तैयार हैं पीटीआई जो है। इनके पास साल था, अगर कुछ इन्होंने केसेस के फैसले करने थे कर सकते थे। अब तो मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ कर पाएंगे ये। आई थिंक ये बात बिल्कुल ठीक है। और उसका जो रिएक्शन अगर आप देख लें तहरीक इंसाफ का, जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रऊफ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आई थिंक गैर मामूली भी थी और अनएक्सपेक्टेड भी थी कि जितना उन्होंने हार्ड हिटिंग आगे से जवाब दिया है। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से अब आप या ये कह सकते हैं कि शायद पीटीआई को ये लगता है कि उन्होंने टफ टाइम गुजार लिया है, कि जो मुश्किल एक फेज था आफ्टर 9th में जो भी व्हाटएवर उनके खिलाफ हुआ, फिर 8 फरवरी को इलेक्शंस में उनको लगता है कि उनको अवाम ने विंडिकेट किया, और फिर सम और दी अदर इमरान खान ने भी जेल में रह करके प्रूव कर दिया कि नहीं, वो भी बाकी जो सियासी लीडर्स हैं या वो ऐसा नहीं है कि वो जेल नहीं काट सकते। तो उससे आई थिंक उनको ये लगता है कि यही अब स्ट्रेटजी है कि जरा ऑफेंसिव होके। और उसकी एग्जांपल अगर आप हमें मिलती है कि जो टेलीग्राफ में भी जो आर्टिकल था, वो आई थिंक वो बड़ा सख्त जो आर्टिकल लिखा इमरान खान साहब पहले इतना ज्यादा लिथल बोला गया ना, लिखा गया, इट वाज वेरी। तो इसका मतलब है कि जो इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ साहब की जो कैलकुलेशन है, वो यही है कि इस मौके के ऊपर अगर हम बिल्कुल फ्रंटल अटैक लॉन्च करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, तो सिर्फ उसी सूरत में हमें कोई कंसेशन या हमारे लिए कोई रास्ता निकल सकता है। अगर हम बैकफुट पे जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन अब देखते हैं कि ये जो इनकी कैलकुलेशन है, क्योंकि माजी में भी इमरान खान साहब की यही कैलकुलेशन रही है। उनको इक़्तिदार में जब वो निकले थे तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, धरने करने हैं, मुजाहरे करने हैं, एस्टेब्लिशमेंट को अटैक करना है और असम्बलियों से निकल जाना है। वो चीजें इवेंचुअली बैकफायर हुई। तो क्या इस दफा ये जो उनकी स्ट्रेटजी है कि जी बिल्कुल एग्रेसिव रहना है, क्या इसकी बिल्कुल टाइमिंग ठीक है? क्योंकि एक व्यू ये भी है कि आप पाकिस्तान के अंदर लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि एस्टेब्लिशमेंट इज अ रियलिटी। हमारे सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं, जुल्फकार अली भुट्टो से लेके बेनजीर, नवाज शरीफ के। अगर आप सोलो फ्लाइट लेते हैं और बिल्कुल हेड ऑन कल्यूजन होता है और विदाउट एनी स्ट्रेटजी करते हैं, तो उसके चांसेस कम ही होते हैं कामयाब होने के। लेकिन तहरीक इंसाफ ये भी कहती है कि नहीं जी, अब तो जो चेंज हो गया है पाकिस्तान की सोसाइटी, इमरान खान साहब के साथ पूरी आवाम खड़ी है, एक तरफ आवाम है और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो इस चीज के ऊपर बैंक कर रहे हैं। ये बताएं, मतलब DGISPR जो है वो तो वो एक दफा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये पहले लास्ट मेरा ख्याल उस वक्त की थी, बड़ी पुरानी, जैसे आप कह रहे थे इस इशू पे लास्ट टाइम जो मुझे याद पड़ता है जनरल बाजवा साहब के शायद दौर में हुई थी। DGI थे और DGISPR थे और साथ में दीगर लोग भी थे। तो उस वक्त खान साहब मेरा ख्याल अभी ये गिरफ्तार नहीं थे, अब फिर हुई है। ये इनके पास रोजाना का फोरम है पीटीए के पास, इनके पास ये ट्विटर है, इनके पास फेसबुक है, इनके पास अपना पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, सेनेट है, टीवी शोज हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं। ये तो रोजाना उन पे बात कर सकते हैं, रोजाना उन पे अटैक कर सकते हैं। तो ISPR तो एक दफा आएगा, 2 दफा आएगा। सो अब समझते हैं वाज इट वाइज मूव टू कम ओवर एंड इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इनको एंगेज करना। ये तो चाहती होगी पीटीए के, हाँ ठीक है, एक और पॉलिटिकल पार्टी की तरह इनको हैंडल करेंगे, रोज बात करेंगे, ये तो एक दिन करेंगे। तो अगर डू यू थिंक दैट वाज अ वाइज मूव टू अगर डू प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे? आई थिंक ये डबल एज सोर्ड आप कह सकते हैं होती है इसमें। अगर आप देखें ना, जैसे मैंने कहा कि कई अरसे से जो तहरीक इंसाफ है वो तवातुर से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हमले कर रही थी। इमरान खान साहब का आर्टिकल भी आ गया और उधर से मुकम्मल खामोशी थी। अगर तो आप मुकम्मल खामोशी रखते हैं तो आप ये भी समझते हैं कि इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट जो बैकफुट पे चली गई है। लेकिन दूसरा उसका रिस्क यही है, जैसे अगर आप खुलकर जवाब देते हैं जिस तरह आज DGISPR ने की, तो अपेरेंटली ये लग रहा है कि उसका जो सियासी फायदा है वो तहरीक इंसाफ को हुआ है कि उनको तो यही चाहिए कि ठीक है, एक बयानिया चाहिए। अगर वैसे उनके अपने इंटरनल भी इख्तलाफात हैं, कोई कुछ स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एटलीस्ट आज की डेट में उनको एक मौका फराहम कर दिया कि देखें जी, एक बयानिया बनाने का इनको एक मौका फराहम किया। बट अगेन वही वाली बात है कि ये
डबल एज रोड। आखिरी लास्ट क्वेश्चन कामरान, अब आखिरी तीर तो यही था जो चला दिया आज एस्टेब्लिशमेंट ने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सख्त मैसेजिंग की, फेयर एनफ, व्हाट नेक्स्ट? कि वो वही वाली बात के जो आज उन्होंने की भी है जनाब कि हम तो तैयार हैं, या मेरा वही ख्याल है उनका कॉन्फिडेंस लेवल उनका 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ज़्यादा उनका स्ट्रांग हुआ है, पावरफुल हुआ है कि लोगों का मैंडेट उनको फील होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट अब क्या करेगी? मतलब ये आखिरी तीर था जो चलाया उन्होंने आज, मेरा ख्याल है वो चुप करके फिर रहेंगे। मेरा ख्याल आखिरी तीर तो इस तरह तो नहीं कहते आप उसे। उन्होंने देखें दो पैगाम तो बड़े क्लियर हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी मुज़ाकरात नहीं हो सकते जो उनके ख्याल में जो इंतशार फैलाने वाला टोल है, बट एट द सेम टाइम एक विंडो जरूर ओपन की है फॉर इमरान खान कि अगर वो सिंसियरली अपोलोजाइज कर लें और ये जो उनकी पॉलिटिक्स है इंतशार वाली इसको तर्क कर दें और नफरत वाली, तो फिर उनकी रिवाइवल हो सकती है। लेकिन आई थिंक ये वही, मैं सॉरी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि खान साहब मतलब अगर ये माफ़ी मांगते हैं, अगर वाली इसमें बड़े बड़े इफ्स एंड बट्स हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, कमिट करते हैं, एक अच्छा बच्चा बनकर, एक अच्छा सियासतदान बनकर बाकियों की तरह वो पॉलिटिक्स करते हैं, तो उन पर तमाम केसेस वापस हो जाएंगे, सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी, 9 मई वाला केस भी ख़त्म, ये तोशा खाना ख़त्म, साइफर ख़त्म, बेचने वाला जो जितने भी इद्दत, ये सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे खान साहब पे। आई थिंक अपेरेंटली जो DGISPR ने वजाहत तो नहीं की, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि जो एक रास्ता है उनके लिए कि अगर वो सिंसियरली अपोलोजाइज करें और जो इंतशार की सियासत है उसे ख़त्म करें और नफरत की सियासत को ख़त्म करके जमहूरी तर्ज अमल अपनाएं, तो उनके लिए एक रास्ता है। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं एक वो ऑप्शन उन्हें दे रहे हैं। लेकिन कैरेट एंड स्टिक है, ये कैरेट एंड स्टिक, लेकिन एक साइड पे स्टिक दिखाई है, दूसरी पे कैरेट दिखाई है। लेकिन इसका जो दूसरी साइड अगर आप देखें, ये वही वाली बात है कि जिस तरह आमतौर पर दुकानों पे लिखा होता है कि कश्मीर की आज़ादी तक जो है ना उधार बंद है, तो ना इमीडिएटली कश्मीर आज़ाद हो रहा है ना हमें उधार मिलना है। तो इमरान खान, आपको लगता है कि अगर मैं कहता हूं कि वो अपोलोजाइज कर लें कि यस आई डिड May 9, यस मैंने इस मुल्क में इंतशार फैलाया है, तो वो तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी विक्ट्री है ना। तो मतलब ये कंडीशन ही ऐसी है कि जो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो मुझे जो लगता है कि वही वाली बात ना होगा, नौ मन तेल ना राधा नाचे की जो मुहावरा है ना, कि मतलब ऐसी कंडीशन डाल दो कि अगला बंदा एग्जीक्यूट ना कर सके। क्योंकि खान साहब का माफी मांगना जो लग नहीं है कि इतने बड़े उसके बाद पेडेस्ट्रल से नीचे आएंगे, उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी अपनी बहुत बड़ी उनको वोट बैंक है, तो खान साहब की अपनी भी ईगो का ऑफ कोर्स है कि क्यों वो आर्मी के कहने पे वो माफी मांगे या चीजें करें। सो मुझे तो कहीं पे कोई ब्रेक थ्रू होता नहीं लग रहा कामरान। नहीं, देयर इज नो चांस, ब्रेक थ्रू का कोई चांस नहीं लग रहा। और मुझे लगता है कि यहाँ से चीजें मजीद मुश्किल ही होंगी। द ओनली इशू इज कि क्या अल्टीमेटली हमारे यहाँ ये टर्न अराउंड कैसे होगा। आई थिंक एस्टेब्लिशमेंट बड़ी क्लियर स्ट्रेटेजी है कि आई थिंक जो पहले भी था और फर्दर उनके व्यू में एक स्टांस हार्डन हो गया है कि इस अप्रोच के साथ जो तहरीक इंसाफ का है उस पर डिबेट हो सकती है, उसमें तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए सियासत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव एनालिसिस दे रहे थे अपना इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जो PTI का रिस्पॉन्स है उसके हवाले से ही बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब कुछ बात करेंगे आज जजेस के मामले पर। अहम समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, बड़े इंटरेस्टिंग वहां पे रिमार्क्स रहे जजेस के, और ये बहुत अहम मामला है। क्या लग रहा है इन रिमार्क्स से, और जिस तरह से चीफ जस्टिस और अतर मिनल्ला के जो रिमार्क्स है वो बड़ा क्रॉस फायर था? बड़ा एक चीज़ अच्छी हो रही है, हमने पहले भी शायद बात की है कि लोगों को अब लाइव देखने का मौका मिला है। लोग मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है जी, मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में बैठ के अपनी गुफ्तगू सुनूंगा, जब मेरा जो नैरेटिव होगा, मेरी लाइक एंड डिसलाइक होंगे, उसके मुताबिक मैं रिपोर्ट कर दूंगा। सो एक तो चीज़ अच्छी है कि लोग अब ये खुद सुन सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग। हालांकि ये जजेस के लिए बड़ा इट माइट बी अ बिट मतलब मुश्किल फैसला था, इतना आसान फैसला नहीं था। पार्लियामेंट को ओपन करने का और चीज़ होती है, एक बार जुडिशरी के अंदर से इतने अहम केसेस हों और बेंच के दरमियान में भी आपस में कोई बेसिक इश्यूज़ पे अंडरस्टैंडिंग के कह लेते हैं या उनके कन्विक्शंस के कह लें, उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और उसको एयर करना, लोगों को उनको सुनने देना। लोग उस पर कॉमेंट भी करते हैं। आपको याद होगा कि उस पर या सोशल मीडिया, बल्कि मैंने कहा था जब ये ओपन कर रहे थे तो मैंने कहा, तो मेरा ये ख्याल था कि डबल एज्ड ये स्वॉर्ड है, ये जो करने वाले हैं ना जुडिशरी का, बड़ा स्टेप है ये, मजाक नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में।
अब होगा ये, मैंने कहा पहले जो इन्होंने लाइव दिखाना शुरू किया था, ये टीवी चैनल्स है, तो उसके बाद ये लोग उन्हें नए नए सहाफ़ी देखे, नए नए सियासतदान देखे, दूर से देखे हुए थे, प्रिंट का दौर था, कभी सुनना था तो कभी उनको लाइव नहीं देखा था, तो सियासतदानों लड़ना शुरू कर दे एक दूसरे के साथ, और बड़े फड्डे, लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ स्टूडियो में हमने देखी, शूटिंग, गालियाँ, तो लोग समझते थे यार हम तो इनको बहुत बड़ी चीज़ समझते थे यार, ये तो मतलब है कोई मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, कोई यहाँ पे आपका वज़ीर ख़जाना रहा है, कोई वज़ीर रहा है, पता नहीं क्या क्या बिग गन्स हैं, MNA MP सेनेटर हैं, यार ये तो हमारी तरह लड़ते हैं, यार ये तो हमारी तरह के लोग हैं। सो उनकी रिस्पेक्ट कम होना शुरू हो गई। रही सही कसर थी जब पार्लियामेंट का लाइव दिखाना उन्होंने शुरू किया। अच्छा ये मतलब है एक उनकी उसके बाद लाइव आना शुरू हो गया जब पार्लियामेंट से, वहाँ पे लड़ाइयाँ, गालियाँ, वो अगर आप देखें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पिछले सालों में हुई, आप भी होती रही हैं। सो लोगों के दिल में जो जमहूरियत के लिए कुछ थोड़ा सा, सियासतदानों के लिए कोई एहतराम था, चीज़ें थी, दे स्टूड एक्सपोज्ड बैडली, के लोगों के दिलों में सियासतदानों के लिए पहले भी कोई इतनी इज्जत नहीं थी, लेकिन अभी एक थोड़ा सा भरम रखा हुआ था, झिझक थी थोड़ी सी कि नहीं यार फिर भी हमारा वजीर है, वजीर आजम है, जो भी है, वो भी खत्म है, क्योंकि लाइव चीज़ें लोग खुद देख रहे थे। सेम हमारे साथ एंकर्स के साथ हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। हमारे जो बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े लोग थे, और बहुत सारे लोग थे, जब लोगों ने उनको सुनना शुरू किया तो लोगों ने फिर एक उनके लिए भी रिस्पेक्ट थे कि फलां बड़ा जर्नलिस्ट है, फलां ऐसे वैसे जो भी एंकर से, तो ग्रेजुअली लोगों ने भी देखना शुरू किया, क्योंकि कैमरा बड़ी खौफनाक चीज़ है। आप लाइव बैठे हैं, रिकॉर्डेड बैठे हैं, हर आपकी गुफ्तगू जो है दरमियान में कोई वो नहीं है, कोई तीसरा बंदा नहीं है जो एक्सप्लेन कर रहा हो, लिहाजा लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपकी गुफ्तगू, एक्ट्स जो भी है ना, वो मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा ऐसा हमने एक्सपोज होना शुरू हो गए, एंकर, जर्नलिस्ट, लोगों ने अपनी राय बना ली, ओपिनियन बना ली। अच्छा, हमने उसको राय को कायम रखने के लिए मुख्तलिफ पार्टियों के हम उनके स्पोक्स पर्सन बन गए, हमने नैरेटिव्स उनके अडॉप्ट कर लिए। सो हमारा भी वहाँ पे जो रही सही हमारी थोड़ी सी कोई इज्जत थी, वो कहते हैं ना उसमें एक उसमें वो भी खत्म हुई, कंट्रोवर्शियल हो गए, हम भी कंट्रोवर्शियल हुए कि लोगों ने सुनना शुरू कर दिया, देखना शुरू, कैमरे ने हमें भी एक्सपोज किया। आखिरी का जो आखिरी रह गया था, सेगमेंट रह गया था, वो हमारा जुडिशरी थी। लेकिन अदलिया का मामला क्लास साहब थोड़ा डिफरेंट है, उनकी एक सेंटिटी है, उन्होंने फैसले देने हैं, उनके फैसलों का एहतराम करना है आम लोगों ने, तो उनका मामला वो ज़्यादा वल्नरेबल हो गए अगर इन कंपैरिजन देखा जाए पार्लियामेंट सियासतदानों से और मीडिया के लोगों से। तो आई थिंक अदलिया के लिए एक बड़ा सेंसिटिव स्टेप था जो उन्होंने बोल्डली लिया है, और अब लोग देख रहे हैं। कहता हूँ मैं, मतलब काजी साहब पे हम भी बात करते रहते हैं, क्रिटिकल हम भी रिव्यू देते रहते हैं, लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, इससे पहले किसी चीफ जस्टिस ने ये रिस्क नहीं लिया। पार्लियामेंट तो बड़ी लाइव आ रही है ना, बड़े अरसे से आ रही है ना, तो और भी तो बहुत सारे चीफ जस्टिस गुजरे हैं ना, उन्होंने तो नहीं किया। हालांकि शिकायत उस वक्त भी करते थे, रिपोर्टिंग ठीक नहीं हो रही, टिकट ठीक नहीं चल रहे, गलत मिसकोट क्या अगर किया जा रहा है, वो उस पर रिपोर्टर्स के बारे में कहते थे। तो काजी साहब ने ये तो बड़ा फैसला किया, वहाँ तो सुन लें जनाब कि क्या गुफ्तगू हो रही है, इसके जो भी मुहरकात हो सकते हैं। मैं तो इसको एक एम्पावरमेंट समझता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को ओपन किया कि लोगों को सुनने दें कि यहाँ पे क्या गुफ्तगू हो रही है, लोग एजुकेट होंगे। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था, मुझे याद है, कि ये बड़ा फिर आप रिस्क ले रहे हैं, लोग फिर आपको जज करेंगे, जैसे उन्होंने हम सहाफ़ियों को जज किया, एंकर्स को किया, और हमारी ये मुआशरे में जो इज़्ज़त का मकाम जो है ना वो कम हुआ है। सेम ऐसे लोगों ने पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनको जज किया, टीवी शोज़ पे देख के, कैमरे पे, पार्लियामेंट में, उनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट कम हुई। अब आप पे बड़ा एक टेस्ट है कि इस लाइव कवरेज के ज़रिए आपने अपनी इज़्ज़त बढ़ानी है, मेनटेन करनी है या कम होनी है, ये टोटल आपके ये जजेस पे है। एक तो एक हेल्दी चीज़ है, और आप उसमें देख रहे हो कि बहुत सारे लोग को मतलब पॉजिटिव कमेंट कर रहे होते हैं, बाज उसमें नेगेटिव कर रहे होते हैं। एक हेल्दी चीज़ है, इफ़ देयर इज ए डिबेट बिटवीन उसमें जस्टिस ये अतर मनीला साहब और चीफ जस्टिस साहब, इसको हेल्दी भी हम देख सकते हैं, रादर दैन कि हम कहो हो ये देख लिया जजेस साहबान आपस में उलझ पड़े, ये बात होगी। हमेशा होता है वो, ठीक है, मतलब डिसेंसी के साथ वो एक दूसरे को वो कर रहे होते हैं। अदरवाइज ये दुनिया में अच्छे फैसले मोस्टली वो भी समझे जाते हैं जहाँ पे 5-2 का आ जाएगा, 4-3 का आ जाएगा, मतलब ये कंसेंसस से हट के डिबेट का माहौल है कि 2 जजेस उस मामले को किसी और तरीके से देख रहे हैं, 4 ने और देखा है और मेजॉरिटी ने प्रिवेल किया है। मतलब इस तरह की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो फैसलों में भी नजर आते थे। सो ये इस वक्त जो डिबेट हो रही है, दैट्स वेरी वाइटल। तो इस डिबेट को, मेरा तो ये ख्याल है कि इसको रादर देन हम उनको डिस्करेज करें, जुडिशरी को अटैक करें, मतलब लेट इट कम आउट, उनको बहस करने दें, बातचीत करने दें, हमें सुनने दें, अपना जहन बनाने दें, इससे लोग एजुकेट होंगे। और हमारे यहाँ जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को जो टॉलरेट करने का कल्चर कम है, वो थोड़ा सा बढ़ेगा। हाँ ठीक है, लोगों की अपनी पसंदीदा है, बाज जो है वो काजी साहब के आर्गूमेंट से इत्तेफाक नहीं करते, बाज जो है वो जस्टिस अतर मनीला साहब से नहीं करते। सो दोनों अपनी जगह, अच्छा दोनों वोकल जजेस हैं, मतलब ये जहन में रखे, दोनों जो हैं वोकल जजेस हैं। जस्टिस काजी साहब, चीफ जस्टिस साहब भी बहुत वोकल हैं, एक्टिव हैं। ऐसे ये होगा जस्टिस अतर मनीला साहब जो हैं वो भी उसमें, जब यहाँ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और मैं इसलिए भी उनको ज़्यादा उनको लाइक करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे सहाफ़ियों को अंडर फायर जो लोग थे उनको बड़ा उन्होंने रिलीफ दिया, स्पेशली हमारे
ये शहीद दोस्त अरशद शरीफ के पीछे जब पूरी किसी रियासत की एजेंसियाँ लगी हुई थी, उनको अगर किसी ने रिलीफ दिया था, सपोर्ट दी थी, बचाया था बड़ी हद तक, तो वो जस्टिस अतर मनीला साहब ने बचाया था। बड़ा मुश्किल काम था। सो एक अब जो उनकी जो बहसें हो रही हैं, तो मैं तो इसको हेल्थी अंदाज में देखता हूँ, राधा दैन के मैं कहूँ वो हो, ये देखें जजेस ऐसे हो गए। अगर इजाजत है तो ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे, कुछ जजेस के रिमार्क्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्लास साहब की राय जानेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। क्लास साहब, काफ़ी माहौल जो है वो हर तरफ से गर्म है। अगर एक तरफ देखें ये जजेस का मामला है, दूसरी तरफ हमने देखा आज DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीसरी तरफ एक सियासी महाज है, PTI का रिएक्शन भी हमने देखा। मौलाना ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। अच्छा, उनका एक बहुत सारी बातें की उन्होंने बात ये की है कि जो फौज का सियासत में आना है ना वो हराम है। तो मौलाना भी है, ये फतवा है, बयान ये है। मैं भी यही पूछने लगी थी कि मौलाना की बात को हम कैसे लें, क्योंकि वो मौलाना भी हैं, तो वो जो बात है वो तो फतवे की हैसियत रखता है। ये उन्होंने एज ए मौलाना साहब के तौर पर फतवा दिया है, तो ये मेरी सियासी फतवा कैसे, मतलब मेरी डोमेन से तो बाहर है कि ये फतवा है अगर, तो मैं तो कुछ नहीं, क्योंकि हराम का लफ्ज आ गया तो हराम और ये क्या कहते हैं हलाल वाले काम तो है, ऑफ कोर्स हम तो गुनाहगार लोग हैं, मौलाना साहब भी कर सकते हैं। अगर सियासी मौलाना साहब ने बयान दिया है, सियासी मतलब है जो वो कहते हैं 1973 के आइन की वो जो रूस से अगर दिया तो उस पर बात हो सकती है। अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो हम तो आपको पता है कि इतने अरसे से हम ये इकट्ठे काम कर रहे हैं कि फ़ौज के हवाले से या एस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से हमने बड़ी सख्त बातें भी की। हम तो अभी भी कहते हैं कि आर्मी की जो प्रेजेंस है या यहाँ पर उनकी इन्वॉल्वमेंट है उनको नुकसान देती है। कोई भी सेन आर्मी मतलब सेन एलिमेंट नहीं कहेगा हाँ जी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस हो, आए कोई मेक एंड ब्रेक करें हुकूमतों को, किसी को लीडर बनाएं, किसी को जेल में डालें, किसी को बाहर भेजें, ये वट NRO वगैरह दे, उनका काम ही नहीं है और उसका उन्हें नुकसान हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये कभी किसी पर वो बैठ के कभी अपनी सेल्फ थोड़ी सी उसकी आके एक वो करते हैं इवेल्युएशन करें, तो उन्हें खुद एहसास होगा कि हमने जो कुछ भी किया है माजी में जो भी होता रहा या अब भी हो रहा है उसका उन्हें नुकसान हुआ है। अब मौलाना साहब का, नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का और इमरान खान साहब का मुश्तरका एक ही मसला है कि फ़ौज उस वक्त हलाल काम करती है जब वो हमें वज़ीर आज़म बनाती है, जब हमें सदर बनाती है, जब हमें उसमें इलेक्शन के ज़रिए हमें पावर में लेकर आती है। खान साहब की आप उठा के देख लें, तकरीरें उठा लें, 1001 तकरीरें हैं कि पाकिस्तान आर्मी के जनरल, इनके आर्मी चीफ, DG IS है, उन्होंने आसमान पर उठाया हुआ था। आजकल वो नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने इनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसे जरदारी साहब का मुझे बयान याद है, उन्होंने जनरल रहील साहब के दौर में फरमाया था कि जनाब कि आप तो 3 साल के लिए आते हैं और हम तो यहाँ पर अगर हमेशा रहने वाले हैं। बात तो उनकी ठीक है माशाल्लाह कि रहील शरीफ साहब गॉन एंड जरदारी साहब इज वंस अगेन द प्रेसिडेंट, और उन्होंने कहा जनाब कि हम तो यहाँ पे ईंट से ईंट बजा देंगे। तो जरदारी साहब ने उस वक्त उनको ये गिला था कि रहील शरीफ साहब की कोई कराची के अफेयर में इंटरफेरेंस कर रहे थे। सो इसी तरह का नवाज शरीफ साहब को गिला था, इन्होंने तकरीर कर डाली थी उन पर, आपको याद होगा जनरल बाजवा साहब पे और जनरल फैज साहब पे गुजरांवाला के जलसे में कि हम आपसे हिसाब लेंगे, क्यों कि आप खान साहब को लेकर आए हैं। तो ये जो चीज़ें हुई हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, मौलाना साहब की सुन लें, ये तो बड़ा मशहूर वाक़या। मौलाना साहब तो जनरल बाजवा साहब के वहाँ पे ये घर गए थे, उधर आर्मी हाउस गए थे, इनके साथ मेरे ख्याल गफूर हैदरी साहब भी थे और बड़ी खबरें निकली थी कि मौलाना साहब तो वहाँ पे वो करके आए थे, डिनर करके आए थे, कि गिफ्ट भी उन्होंने दिए थे इनको कि परफ्यूम वगैरह के, और अच्छी खासी शॉटिंग भी हो गई थी जनरल ये बाजवा साहब की और इनकी ये मौलाना साहब की। सो मौलाना साहब से ये भी पूछा जाना चाहिए कि ये कैसे है, आप एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, आप क्या करने गए थे एक आर्मी चीफ के वहाँ पे घर पे, और वहाँ पर बैठ के मतलब लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है, और मैं मतलब बताना नहीं चाह रहा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बातचीत बढ़ गई थी, शाउटिंग बहुत बढ़ गई थी उसमें, जब बैठे थे आपस में कोई नोट्स एक्सचेंज हो रहे थे मौलाना साहब के, जनरल बाजवा साहब के। तो आप जब ये कहते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको फौज की कमांडर के साथ उनके घर पे जाकर मिलना मुलाकात करना बुरा नहीं लगता, वो हलाल लगता था। हालांकि मौलाना साहब मुझे बड़े पसंद है, ये ज़हन में रखिएगा, उनका सियासी स्टाइल, उनका सियासी रूप मुझे बड़ा पसंद है, बाकी चीज़ें साइड पर रख दें, उन पर मैं तनकीद करता रहता हूँ। आप अगर इतनी तकलीफ करके गए थे और उस वक्त आपको याद होगा कि इन्होंने जब ये परवेज अली साहब ने इनसे धरना खत्म करवाया था, तो पीछे कौन इनको आगे एश्योरेंस दे रहे थे कि अगले मार्च में हम इलेक्शन करवाएंगे, वो जनरल फैज साहब का नाम आ रहा था। सो पाकिस्तान में आर्मी इन्वॉल्वमेंट, जिसके हम हमेशा से मतलब उस रिकॉर्ड पे हैं कि हमने कभी अपोज ना किया, हमने कहा नहीं जी आपको बिल्कुल करने चाहिए। ये सबसे बड़े हामी जो है ना ये आर्मी की इन्वॉल्वमेंट में, पॉलिटिक्स में मदद के साथ मौलाना साहब से जान के मान पा के, मौलाना साहब खुद हैं,
जनाब मुशर्रफ दौर में इनको बहुत सारे फेवर्स मिले, अभी टाइम नहीं है उनके साथ, इन्होंने वर्दी में वोट डाला हुआ है। मौलाना साहब ने अगर कोई रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, इनकी एमएमएम जमात ने जनरल मुशर्रफ को वर्दी के साथ प्रेसिडेंट के लिए वोट दिया हुआ है, तो आज मौलाना साहब कैसे कह रहे थे कि फौज की इन्वॉल्वमेंट हराम है? वो भैया आपने तो वर्दी के, नवाज लीग और ये जो है ये पीपल्स पार्टी या इमरान खान साहब, इन पे इल्जाम लगा 2019 में, सही है। इन्होंने आकर जनरल बाजवा साहब को 3 साल का एक्सटेंशन थी वर्दी के साथ। मौलाना साहब तो ये काम 2004 में कर चुके थे, मुशर्रफ को वर्दी के साथ वो कर चुके थे। एक पास्ट है और इस बात को अकेला नहीं देखा जा सकता, पूरे माजी के तनाज़ुर में। इमरान खान साहब के साथ ना हो, नवाज शरीफ के साथ ना हो, जरदारी के साथ ना हो, मौलाना के साथ, ठीक है, तो फिर तो हराम है। अगर वो इनके साथ हैं, वो मीठा मीठा जिसको सियासतदान खुद जो है वो हवा देते हैं। इसी नोट पे प्रोग्राम खत्म करेंगे, वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।